बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आपने उसे मजबूर हुआ है अलग होने के लिए। दोस्तों, आज रमन और साक्षी के लिए शुभ मुहूर्त का दिन था, क्योंकि आज उनका अपना मकान बनकर तैयार हो गया था। वह उसका गृह प्रवेश करने वाले थे। घर पर सारी तैयारियां थीं, मेहमान आ चुके थे। साथ ही साथ रमन के पिताजी और उनकी माँ भी वहाँ पर उपस्थित हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार आपस में बातचीत कर रहे थे। रमन और साक्षी दोनों पूजा पर बैठी हुई थी। पंडित जी पूजा को संपन्न करवा रहे थे, लेकिन रिश्तेदार आपस में लगातार चुगर बुगर कर रहे थे। आप तो जानते हैं, किसी भी बेटे के द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाए तो बेटे को दोष दिया जाता है। जो व्यक्ति दुष्ट होता है और यदि वह संपन्न है तो लोग उसको कम दोष देते हैं। दोष उसको देते हैं जो दुष्टता को सहता नहीं है। स्थिति भी यही थी। कोई कहता था बहुत ही बेकार बहू है, कोई कहता था संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। आज जब माँ बाप की सास ससुर की सेवा करने का समय हुआ तो अपने पति को लेकर अलग हो गई। 7 साल तक कैसे उसने गुजार लिए। ये सारी बातें आपस में सब एक दूसरे से कर रहे थे और सारे लोग वहाँ पर रमन और साक्षी को कोस रहे थे। लेकिन मधु और खेतान जी के प्रति उनके हृदय में अत्यंत दया थी, अत्यंत ही करुणा थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि रमन और साक्षी ने मधु और खेतान जी को घर से अलग कर दिया है और वह बुजुर्ग होकर अपनी ज़िंदगी स्वयं पर जिएंगे। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। बेटे को पढ़ाने लिखाने का कोई औचित्य नहीं है। पढ़ा लिखा कर तैयार करोगे, बहू आएगी और बेटे को पढ़ा देगी और बेटा बहू के अंडर तले काम करने लगेगा, उसका गुलाम हो जाएगा और वह अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा। पूजा समाप्त हुई तो साक्षी और रमन उठकर आए और उन्होंने अपनी माँ अर्थात मधु जी, जो कि रमन की माँ और साक्षी की सास थी, उनके पैर छुए, खेतान जी के पैर छुए। जब मधु के पैर छुए साक्षी ने तो मधु ने कहा, बस करो बस करो, तुम्हारे पास भी एक बेटा है। वह भी जब तुमसे अलग होगा और तुमको अकेले दोनों लोगों को छोड़ देगा तब एहसास होगा ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी एक बेटा दिया है। साक्षी ने सोचा कि आज हमारे यहाँ गृह प्रवेश है और नए घर में कोई वो बखेड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नज़रअंदाज कर दिया और अन्य रिश्तेदारों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। इधर मधु जी को बड़ी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसकी बात पर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ था। समय गुजरा तो सारे रिश्तेदारों से मिलने के बाद भोजन तैयार होने लगा रसोई में। तो रसोई में जब भोजन तैयार हो रहा था, जो कि ब्राह्मणों को खिलानी थी, साथ साथ में जो लोग आए थे उनके लिए, वहाँ पर जब साक्षी पहुँची तो उसे अपनी पिछली ज़िंदगी, जो उसने 7 वर्ष अपनी ससुराल में गुजारे थे, वो याद आने लगे। ब्याह कर जब वो आई थी, 3-4 दिन ही हुए थे, उसने जो कि रंगीन बेडशीट वो अपने घर से लेकर आई थी, उसने अपनी बेड पर वो बेडशीट डाल दी थी। ज्यों ही वह बेडशीट डाली त्यों ही मधु जी ने उसको डांटना प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल बेहुदा हो, ये बेडशीट मुझे पसंद नहीं है, लाइट कलर कतई पसंद नहीं है, और ये घर मेरा है, मेरे अनुसार चलो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। साक्षी बेचारी करती भी क्या,
नई नई बहू बनकर आई थी, जवाब भी दे नहीं सकती थी। खैर उसने बेडशीट हटाई। अब स्थितियां ये हो गईं, मधु जी अक्सर उसको टोका करती थी। कभी सफाई के लिए वो तन्मयता के साथ सफाई करती थी, पूरा घर स्वच्छ रहता था, लेकिन मधु जी को तो केवल नुस्ख निकालना था। कितना भी वो अच्छा कार्य करे, उनको कमियां ही नजर आया करती थीं और अक्सर प्रत्येक कमी पर उनको डांटा करती थी। खैर मधु ने कहा माँ हैं और अगर वो कह भी देती हैं तो इसका कोई बहुत असर नहीं है, कोई बात नहीं। वो उसको कभी अपने दिमाग पर नहीं लेती थी, दिल पर नहीं लेती थी इन बातों को। कभी भी उसने अपने पति रमन से भी ये जिक्र नहीं किया कि माँ हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। समय बीतता गया, उसको एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो आप जानते हैं कि बालक कहीं पर भी पेशाब कर सकता है, लैट्रिन कर सकता है। ज्यों ही वह पेशाब या लैट्रिन करता था, मधु जी उसका जीना हराम कर देती थी। ये तुम्हारा बेटा है, अपने हिसाब से रखो, अपने कमरे में रखो, लेकिन हमारा घर गंदा नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर है, जैसे मैं चाहूँगी वैसे चलेगा। मधु जी की इन बातों से साक्षी के हृदय में आघात पहुंचता था कि अगर ये मेरा बेटा है तो आपका भी तो पोता है, ये आपका अपना अंश है और आप उसको भी पराया समझ रही हैं। बेटे और पोते से भी बढ़कर आपके लिए ये घर है, ये मकान है। खैर समय गुजरता जा रहा था, साक्षी कुछ नहीं कह रही थी। बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगा। अब ये डांट फटकार का तो एक नियम हो चुका था कि वो रोज़मर्रा एक आदत जैसी हो चुकी थी कि वो तो उनको करना ज़रूरी था और साक्षी को सुनना ज़रूरी था। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए उसको भेजने लगे। साक्षी ने भी सोचा कि अगर ये स्कूल जाने लगेगा तो उतना ही समय यहाँ पर कम रहेगा। अब जब वो स्कूल जाता था तो वहाँ से पेन इत्यादि पेंसिल इत्यादि उसके पास होते थे, तो वह उससे दीवार पर कभी लिख देता था। साक्षी उसको बहुत बचाती, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं लिख देता। बालकों की तो आदत होती है, ज्यों ही दीवार के ऊपर वो कलम या पेंसिल चलाता, तुरंत ही मधु जी जीना हराम कर देती। ये मेरा घर है, इसको बर्बाद होने से ये समझ लेना, यहाँ से निकल जाओ, अपनी व्यवस्था कर लो, हमारे घर में इस तरह की का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तुमने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया है, बच्चा इतना बड़ा हो गया है उसके बाद भी वही कर रहा है। मेरा घर मेरा घर मेरा घर। परेशान हो गई साक्षी। तो उसने कहा माँ जी ये भी तो आपका पोता ही है, और अगर बच्चा है, अगर उसने गलती कर दी है, तुम भी जबान लड़ाओगी, तुम जबान लड़ाओगी, तुमने क्या सिखाया इसे? अपनी व्यवस्था करो, अपना घर बनवा लो, वहाँ जैसे चाहो वैसे रहो, लेकिन हमारे घर में हमारी मर्जी के अनुसार चलोगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा करोगी। साक्षी बड़ा ही परेशान थी, करती भी तो क्या करती। खैर आज उसे लगा कि ये हद अब पार हो रही है, तो उसने रमन से कहा कि हमें अपना घर बनवा लेना चाहिए। माँ जी हर समय यही कहा करती हैं मेरा घर मेरा घर, और यदि मेरे बच्चे का बचपन ही वो नहीं जी पाएगा तो क्या फ़ायदा है मेरे माँ बाप होने से। रमन ने उसे समझाया, कहा देखिए धैर्य रखिए, माता जी की बात का बुरा मत मानिए, बुज़ुर्ग हैं कह देती हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। और आज हम लोगों को आवश्यकता है उनकी सेवा करने की, उनकी मदद करने की, और अगर इस समय पर भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो कौन करने आएगा। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, आप उनकी इकलौती बहू हैं। साक्षी के पास कोई शब्द नहीं थे। साक्षी ने कहा कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, मैंने ये कह दिया। समय बदला, 2-4-6 दिन गुजरे। एक दिन लड़के ने ब्रश कर रहा था तो उसके मुंह से कहीं पेस्ट गिर गया, और पेस्ट ज्यों ही गिरा त्यों ही मधु जी ने घर को सर पर उठा लिया, जीना हराम कर दिया। इतनी बातें कि साक्षी परेशान हो गई। वो तुरंत दौड़ी और आकर के वहाँ का पोछा लगाया
और बच्चे को लेकर गई और बच्चे से कहा, लेकिन बच्चा कहाँ सुनने वाला था, बच्चा तो आखिर बच्चा होता है। खैर कोई बात नहीं। साक्षी ने सोचा कि अगर एक भी शब्द कहेंगे तो अभी हमें भी सुनने को मिलेगा, इससे बेहतर यही है कि कुछ न कहा जाए। लेकिन अब मधु जी की इम्तहान हो चुकी थी। खेतान जी भी मधु जी की राय से असहमत नहीं होते थे, जबकि उनको डांटना चाहिए था। आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, आपको डांटना चाहिए था कि आप अपने ही पोते से इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ही बहू से इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हैं, आखिर वह हमारी अपनी है। लेकिन खेतान जी मौन रहते थे, और जिनके घरों में मर्द महिलाओं के आगे मौन हो जाते हैं, गलत को गलत नहीं कहते हैं, सही को सही नहीं कहते हैं, उनके परिवारों में अक्सर विखंडन उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मैं केवल इस कहानी के परिवारों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आसपास के लोगों में भी, अपने समाज के लोगों में भी देख सकते हैं, जिनके परिवारों में महिलाएं इस हद तक गिर सकती हैं कि वह सब कुछ अपना, सब कुछ अपना, सब कुछ अपना कहने लगती हैं, वह परिवार कभी भी सुचारू ढंग से आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। खैर समय निकल रहा था, बरसात आ गई, और बरसात के मौसम में अक्सर साक्षी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती थी, जिससे कि लड़का बाहर न जा सके। लेकिन उस दिन एक दरवाज़ा जो कि पीछे था वह खुला रह गया, और लड़का तो लड़का ही था। वो पीछे वाले दरवाजे से पता नहीं कितने समय निकल गया, और उस बरसात में वह गमलों के पास पहुंचा और गमलों की मिट्टी निकाल कर फेंकने लगा। उसी मिट्टी और पानी में खेलने लगा। बड़ा उसको लगाव था पानी से, अच्छा लगता था। भले ही वह अकेले खेल रहा था, लेकिन उसे उस दिन सबसे ज़्यादा सुख मिल रहा था। खेलते खेलते आधा घंटा हो गया। आधा घंटे के बाद वह वहाँ से चुपचाप घर की तरफ चल दिया, और जब घर पहुँचा तो उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, साथ ही साथ शरीर से भी पानी टपक रहा था। वो जिस जगह से निकला वहाँ पर मिट्टी और पानी फर्श पर दिखाई देने लगी। मधु जी की निगाह उस पर पड़ी, त्यों ही मधु जी दौड़ कर गईं और जोरदार एक चाटा मारा उस बच्चे के। और चाटा मारने से तो काम चल जाता, ये बात रमन देख रहा था। साथ ही साथ वह साक्षी को भी इतना डांट रही थी, कुछ नहीं सिखाया है, इस तरह की बदतमीजी करती है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, और कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों की। तो रमन बाहर आया और उसने देखा साक्षी भी बाहर आ गई, परिवार के खेतान जी भी बाहर आ गए। तो साक्षी ने बेटे को उठाया गोद में और उसको लेकर अपने कमरे में चली गई, चुप कराने लगी। अब रमन से न रहा गया, तो रमन ने कहा, माँ जी, ये आपका ही पोता है, किसी दूसरे का नहीं है। पोता होगा अपनी जगह पर होगा, तुम्हारा बेटा है, ये घर हमारा है, इसको गंदा कर दिया। आज के बाद ये ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, अपने बेटे को संभालिए। अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ और उनसे महारानी से कहो आए। और इस फर्श को साफ कौन करेगा, उनका बाप साफ करने आएगा। रमन किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था, कोई शब्द नहीं थे उसके, अवाक रह गया इस स्थिति को देखकर। उसने तुरंत ही पोछा उठाया और पूरी फर्श स्वयं साफ की। साफ करने के बाद उसने सोचा कि आज जब मेरे सामने ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो मेरी वाइफ कितना कुछ झेल रही होगी, और मैं लगातार माँ बाप की सेवा के लिए उस पर फोर्स कर रहा था। वो मेरी वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन आज तो मेरे बच्चे का भी बचपन मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है। इसका कुछ न कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। खैर, उसने उसी दिन निश्चित कर लिया था कि अब मुझे छोटा सा ही सही, लेकिन अपना खुद का घर बनवाना है।
आज रमन का वो सपना पूरा हो चुका था। रमन और साक्षी पूरे हर्षोल्लास के साथ उस अपने घर की गृह प्रवेश कर रहे थे। इधर भोजन के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। साक्षी का ध्यान हटता है तो उन्हें याद आती है भोजन करानी है। सबको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे एक एक करके प्रस्थान होने लगते हैं। इसी बीच उसके मायके से आने वाले जो मेहमान थे उनको भी वह प्रस्थान करने के लिए बाहर तक छोड़ने जाती है। और जब बाहर से वापस आती है उनको छोड़कर, तो रमन और साक्षी खेतान जी और मधु जी से कहते हैं, माँ जी आइए बैठिए। माँ जी कहते हैं, नहीं हमारे लिए भी कैब बुक कर दीजिए, अब हम भी जाएं, अपने घर जाना है। तो साक्षी और रमन दोनों कहते हैं कि माँ जी अब आप रुक जाइए 2-1 दिन। तो वो कहती हैं, ये कोई मेरा घर थोड़े ना है, अगर हमारी सेवा ही करनी होती तो हमारा घर छोड़कर यहाँ थोड़े ना आते, हमको छोड़कर वहाँ थोड़े ना यहाँ आते। अब ये तुम्हारा घर है, आराम से रहो, हमारे लिए हमारा घर है। साक्षी समझ रही थी कि हमें उकसाया जा रहा है कुछ न कुछ कहने के लिए, इसलिए साक्षी वहाँ से मुड़कर अपने दूसरे कमरे की तरफ चल दी। जब वो दूसरी तरफ जाने लगी, इस बात से मधु जी को चिढ़ हो गई और उन्होंने कहा, तुम कहते हो मैं रुक जाऊं, तुम्हारी महारानी हमसे मुंह फेरे घूम रही हैं। जिस घर में हमसे बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, उस घर में हम कैसे रुक सकते हैं? आज मेरे बेटे को गुलाम बनाकर हमसे छीन लिया गया है। तुम्हारे भी एक बेटा है, और वह भी जब अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा और तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुमने किया है वो सही किया है या गलत किया है। अब इम्तहान हो चुकी थी रमन की सुनने की। तो रमन ने कहा, माँ जी अब बस भी करो, क्या मुझे याद नहीं है आप क्या कहती थीं, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अरे मेरा घर कह रही थी, उससे पहले सोचा नहीं था कि मैं भी आपका बेटा था और वह भी आपकी बहू थी, और जो दिक्कत उस बच्चे के द्वारा आती थी वो बच्चा भी आपका ही पोता था, जो कि बेटे से भी ज्यादा प्रिय होता है। कभी आपने उसको बेटा नहीं समझा, मुझे अपना उसको पोता नहीं समझा, मुझे अपना बेटा नहीं समझा, और साक्षी को कभी अपनी बहू नहीं समझा। घर आपका था, लेकिन हम भी तो आपके थे। कम से कम एक बार तो आपने ध्यान दिया होता कि अपनी बहू बेटे के साथ हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब तो मधु आग बबूला हो चुकी थी, लेकिन खैर खेतान जी ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा, कोई बात नहीं, तुम भी चुप रहो मधु, और रमन तुम भी चुप रहो, और तुम हमारे लिए कैब बुक करवा दो। रमन जहां उनको रोकना चाहता था, अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था, वहां आज उसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो चुका था कि उसने उनसे एक क्षण भी रुकने के लिए नहीं कहा, और तुरंत ही उसने अपना फ़ोन निकाला और कैब बुक करवा दी। कैब कुछ ही क्षणों में दरवाजे पर आ गई, और कैब में बैठकर मधु और खेतान जी वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए। रमन और साक्षी दोनों ही बहुत ही चिंताजनक स्थिति में खड़े थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरी माँ है, और माँ के द्वारा मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, जहाँ मैं माँ से इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था। आज जब मैंने नया घर बनवाया है, हर्षोल्लास का दिन था, उस दिन उन्होंने मुझसे अपने लिए ऐसे शब्द निकलवाए जो एक बेटा अपनी माँ के लिए नहीं निकालना चाहता है। दोस्तों, हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि ये जो मकान हमने बनवाया है, खेत बनाया है, चर जमीन बनाई है, धन दौलत कमाई है, ये सब किसके लिए कमाई है? अपने बेटे के लिए कमाई है, और उस बेटे के लिए कमाई है जिसका विवाह मैंने इसलिए किया है
कि उससे हमारे वंश की वृद्धि होनी चाहिए, और उसके वंश, मेरे बेटे के वंश की वृद्धि कौन कर रहा है? बहू कर रही है। उस बहू को हम कभी अपना सदस्य नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा होना चाहिए, हमारी बहू हमारी होनी चाहिए, हमारा पोता हमारा होना चाहिए। ये जो रिश्तों में अलगाव आ रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमारी अपनी समस्याएं हैं और हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, और हम अज्ञानता नहीं, चूकवश दूसरों पर उसका दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सदैव बहू ही गलत होती है। सास जब हद से ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगती है, वह हदें पार कर देती है जो एक माँ की होती हैं, तब मजबूरी होती है। बेटा कब तक तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा? उसे भी अपनी फैमिली को भी समय देना होता है। जब तक बहू के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तब तक रमन शांत रहा, लेकिन ज्यों ही रमन के बेटे के साथ में दुर्व्यवहार उसकी स्वयं की माँ ने किया, रमन से बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, इसी वजह से आज संयुक्त परिवारों का ह्रास हो रहा है और एकल परिवारों का निर्माण हो रहा है। हमारी संस्कृति में संयुक्त परिवारों की विशेषता रही है, बहुलता रही है। एकल परिवारों की तरफ हमने कम ध्यान दिया। हमारी संस्कृति में उसके लिए विशेष स्थान नहीं था, लेकिन फिर भी आज हम एकल परिवारों की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ गलतियाँ यदि बेटे की होती है, बहू की होती है, तो कुछ गलतियाँ सास और ससुर की भी होती हैं। जब तक दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम पुनः उस महान संस्कृति को, जिस संस्कृति के लिए, जिस विचार के लिए, जिस सिद्धांत के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, आर्यावर्त जाना जाता था, हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं और दुख भुगतते रहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, हम आप सब में ये परिवर्तन आएगा और हम अपने परिवार की समस्याओं को जरूर जानेंगे, साथ ही साथ अपने अंदर के अहम के भाव को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा परिवार एक जगह संयुक्त होकर रहना प्रारंभ करे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। यदि वीडियो शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, और जितने लोगों के पास पहुंचेगा वह लोग कम से कम इससे दूरी बनाएंगे। तो ये भाव, जो विखंडन का भाव है, वह हमारे समाज से कम होगा। इसी के साथ बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।